हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा। तो आज जेनेटिक्स की हमारी क्लास 3 है। आज जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लॉस के ऊपर बात करना। जो मेंडल के लॉस थे उन तीनों लॉस के बारे में डिटेल में बात करना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेना। एंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको किसी और टीचर ने नहीं बताए होंगे और ना ही आपको किसी और क्लास में वो सुनने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक आप बने रहिएगा। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आज की क्लास में सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो सबसे पहली बात आती है कि हम आखिर मेंडल के लॉज क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों क्यों हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जो ग्रेगोर मेंडल थे आपके, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्होंने ही बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स जो थे उनको स्टडी करा था, उनको पढ़ा था एंड उनको ये हमारे सामने लेके आए थे। इन्होंने ही बताया था कि किस तरह से जो जेनेटिक्स आपकी वर्क करती है, किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हमारे जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और ये सब इन्होंने कैसे बताया था, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे पी प्लांट पे। पी प्लांट यानी कि जो हमारे मटर का प्लांट होता है, इन्होंने उस प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे जिसकी वजह से इन ये पूरे के पूरे अपने लॉज बना पाए। इन्होंने 3 लॉज हमारे को दिए हैं जो कि हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोले जाते हैं और हमारे मेंडल्स लॉ भी बोले जाते हैं। इन्हीं लॉज के बेसिस पे आज भी हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। सारी की सारी इनहेरिटेंस जो है वो इन्हीं ट्रेट्स के अक्रॉस आपकी पढ़ी जाती हैं। अब बात आती है कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट को ही क्यों चुना। ठीक है, सबसे पहली बात होती है कि जो पी प्लांट होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, यानी कि जो रिज़ल्ट है, जो भी रिज़ल्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट रिज़ल्ट हमारे को मिलेगा। ठीक है, ईज़ी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस की इसमें नीड नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक इसको खाद चाहिए, बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन इनको क्रॉस पॉलिनेट भी करा जा सकता है। मतलब कि जो ये मेरा पी प्लांट है, इसमें यहाँ पे मेरा मेल और यहाँ पे मेरी फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होती है, यानी कि इन्हें सेल्फ पॉलिनेट कराया जा सकता है। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन इनको ईजीली अगर यहाँ पे मेरा कोई और प्लांट है तो इससे भी अगर मैं इसे पॉलिनेट कराना चाहूँ तो बहुत ईजीली इनको पॉलिनेट इस तरह से कराया जा सकता है। और जो इनकी ट्रेट्स होती हैं वो बिल्कुल क्लियरली कंट्रास्टिंग होती हैं, बिल्कुल क्लियरली हमारे को शो होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक आपका डॉफ प्लांट है तो दूसरा आपका टॉल प्लांट है, वो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। सिमिलर वे में अगर किसी प्लांट के आपको येलो सीड्स हैं और किसी के ग्रीन सीड्स हैं तो वो भी आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे। अगर किसी का जो दाना है वो राउंड है, किसी का दाना रिंकली है, यानी कि किसी का दाना ऐसे राउंड है और किसी का दाना ऐसे रिंकली है, तो वो भी आपको बहुत इजीली शो हो जाएगा। ये जो शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इसने हेल्प करा आपके मेंडल को ये फाइंड आउट करने में कि पेरेंटल जनरेशन के बाद में आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है, वो किस तरह से जीन्स को आगे एक्सप्रेस करती है, किस तरह से आपका जीन पूल जो है काम करता है। अगर बहुत लंबी लाइफ साइकिल होती है इस प्लांट की तो ये स्टडी करते करते ही उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा प्लांट चूज़ करा जिसकी लाइफ साइकिल जो थी वो थोड़ी सी कम थी, थोड़ी छोटी थी, जिससे कि बहुत आसानी से उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे जा सके और उसकी जो मल्टीपल जनरेशन्स हैं उनके बारे में स्टडी करा जा सके। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे को क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये कहता है कि जब दो कंट्रास्टिंग एलिलीज होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ही एलीली आपके एक्सप्रेस करती है। जो एक्सप्रेस करती है उसे डोमिनेंट एलीली कहते हैं और जो हिडन रहती है उसे रिसेसिव एलीली कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो कंट्रास्टिंग एलीली है, मतलब कि हमने ये पढ़ा था कि जो कोई भी हमारा करेक्टरिस्टिक होता है उसकी मल्टीपल एलीलीज जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम के लोकस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एलीलीज डिफरेंट होती हैं लेकिन वो सेम ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग एलीलीज का मतलब है कि अगर
मेरे टॉल का एक टी वाला जीन प्रेजेंट है और दूसरा मेरे पास ड्वार्फ का टी प्रेजेंट है, तो इसमें से जो मेरी डोमिनेटिंग वाली है यानी कि जो मेरी कैपिटल टी है ये ही शो करेगी, ये जो मेरा स्मॉल टी है ये शो नहीं करेगा। शो इन द सेंस कि हमारे को फिजिकली ये शो नहीं करेगा। ये मेरे जीनोटाइप में तो प्रेजेंट है लेकिन ये मेरे फिनोटाइप में नहीं दिखेगा, यानी फिजिकली मुझे टॉल ही दिखेगा इंसान। ठीक है, अब क्या होता है कि मतलब ये आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये जो हमारा कैपिटल वाला टी है और ये जो स्मॉल वाला टी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि दोनों के दोनों ये जो जीन्स है ये अलग अलग प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो हमारे जीन्स होते हैं ये अलग अलग प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मेरा कैपिटल वाला टी होता है ये मेरा फंक्शनल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, लेकिन जो मेरा स्मॉल वाला टी है यानी कि जो मेरी रिसेसिव एलीली है ये फंक्शनल प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट होती है लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इनएक्टिव नहीं होती। ये प्रेजेंट होती है लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती फिनोटिपिकल लेवल पे यानी फिजिकल लेवल पे, क्योंकि ये जीन जो मेरा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना इनफ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है जिससे कि वो नॉन फंक्शनल है। इसीलिए जो मेरा कैपिटल वाला है यानी कि जो मेरी डोमिनेंट एलीलीज हैं, जो प्रोटीन मेरा ये वाला जीन प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल टी वाला, यानी मेरा डोमिनेंट जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोटीन ही मेरा फिजिकल लेवल पे यानी कि फिनोटिपिकल लेवल पे हमारे को शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने फंक्शनल प्रोटीन जो है उसे प्रोड्यूस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको और कोई नहीं समझाएगा, ना ही आपको कहीं अपनी बुक में मिलेगी जो मैंने आपको ये प्रोटीन लेवल की बात समझाई है। ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको और आपका एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि किस तरह से ये जो क्रॉस है आपका वो क्रॉस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ये अज्यूम करा कि जो पेरेंटल जनरेशन थी यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी सबसे पहले, उसमें दोनों ही आपके पास टॉल थे, मतलब जो आपका मदर या फादर थी उसमें से एक प्रॉपर टॉल था एंड एक प्रॉपर डॉफ था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसका पुटनिक स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो अगर आपके जो डैड हैं, ठीक है, वो प्रॉपर टॉल थे, ठीक है, मतलब कि उनके पास जो दोनों जीन्स प्रेजेंट थे, दोनों एलिलीज जो उनके पास प्रेजेंट थी वो टॉल की ही एलिलीज प्रेजेंट थी। ठीक है, एंड जो मदर थी वो ड्वार्फ थी, कंप्लीट ड्वार्फ थी, यानी कि उनके पास जो दोनों एलिलीज प्रेजेंट थी वो ड्वार्फ की ही प्रेजेंट थी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप तो कह रहे थे कि जो कैपिटल वाला है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, कैपिटल वाला उस केस में एक्सप्रेस करेगा जब आपका एक कैपिटल एंड एक स्मॉल है, यानी कि एक हमारी डोमिनेंट एलीली या जीन प्रेजेंट है और एक हमारा रिसेसिव जीन या एलीली प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास में दोनों ही टॉल है या दोनों ही डॉफ है तो ये आपका प्योर होगा और ये ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अगर किसी के पास में दोनों ही डॉफ है यानी कि दोनों ही रिसेसिव एलीली है तो उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब ये दोनों के दोनों मिलकर प्रोटीन को इतने अमाउंट पे प्रोड्यूस कर देंगे कि वो बॉडी में आपका फिजिकली शो होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई इंसान बिना हाइट के होगा, है ना। तो अगर उसमें मेरा टॉल वाला नहीं है तो उसमें मेरा जो ड्वार्फ वाला है ये इतना ही प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कि उसकी हाइट सिर्फ ड्वार्फ वाले लेवल तक ही पहुंचेगी और ज़्यादा उसका ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा टॉल नहीं हो पाएगा, वो ड्वार्फ पे ही अटक जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हमने जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर किसी के जो मदर हैं वो अगर प्योर डॉफ है एंड किसी के फादर जो हैं वो अगर प्रॉपर टॉल है, ठीक है, और अगर हम इसे पी प्लांट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट जनरेशन ली तो हमने फर्स्ट जनरेशन प्योर टॉल वाला जो प्लांट था हमारा उसकी ली एंड हमने साथ ही में उसको क्रॉस करवाया प्योर डॉफ वाले प्लांट से। ठीक है, तो इसका जो मेरा जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा देखो, कि जो पुटनिक स्क्वायर आप फिल करते हो ये आपका इस तरह से फिल होता है कि हम ऊपर इसमें हमारा मदर का जो जीन्स होते हैं वो लिखते हैं एंड इधर पे हम साइड में आपके जो फादर के जीन्स होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसे बनाने का क्या तरीका होता है, इसमें हम 4 स्क्वायर्स बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्रॉस के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है इसके साथ इसको भी लिखते हैं, फिर देन इसके साथ में इसको भी लिखते हैं,
और आगे पे हमेशा हमारा जो डोमिनेंट है वो लिखा जाता है, हमारा रिसेसिव जो है वो पीछे लिखा जाता है। सेम चीज़ आपकी ये जो सेकंड वाला होता है इसके साथ भी होता है कि पहले इसे आप इसके साथ लिखोगे टी एंड देन आप इसको इस वाले के साथ में भी लिखोगे विच वाज आर, फिर से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो यानी कि जब हमने दो प्योर को हम आपका पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवा रहे हैं तो इससे मेरे जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे सारे के सारे जो हैं जीनोटिपिकली भी उनका रेशो 1 ही होगा, यानी कि सब में एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। एंड फिनोटिपिकली भी 1 होगा, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो टॉल ही बनेंगे। टॉल क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्टिंग एलिलीज प्रेजेंट है, मेरे पास दो अलग अलग एलिलीज प्रेजेंट है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जो मेरा डोमिनेंट वाला है सिर्फ वही खुद को शो करेगा। ठीक है, अब बात आती है जब हम इसके बाद में, अब ये वाली जो जनरेशन है इस सेकेंड जनरेशन को अगर हम क्रॉस करवाते हैं साथ में, यानी कि एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी वाली जनरेशन अगर आपकी क्रॉस हो रही है जिसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरा प्यूटनिक स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब मेरी क्योंकि ये F1 जनरेशन है यहाँ पे ध्यान दो आप। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट वाले में तो सारे मेरे टॉल बन गए। तो अब ये जो F1 मेरी जनरेशन है, अब यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, या जो हमारे पास प्लांट है, एक कैपिटल टी उसमें जीन है और एक उसमें स्मॉल टी जीन है। सिमिलरली उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, मदर में भी फादर में भी। ठीक है, ये हो गया मटर्नल, ये हो गया पैटर्नल। ठीक, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा, जो इसका रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला टी इस वाले टी के साथ जाएगा यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये वाला टी इस वाले टी के साथ जाएगा यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये वाला टी इस वाले टी के साथ में जाएगा यानी कि फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये वाला टी जो है वो इस वाले टी के साथ में जाएगा यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे हमारे F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे, यानी कि जो बच्चे हमारे इनसे आपके कंट्रास्टिंग एलीली वाले पेरेंट्स से आपके प्रोड्यूस होंगे, उसमें एक बच्चा जो है आपका वो प्योर ड्वार्फ होगा और एक बच्चा जो है वो आपका प्रॉपर टॉल होगा, यानी उसमें आपकी ड्वार्फ वाली एलीली प्रेजेंट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप रेशो इसका जो बनेगा वो बनेगा मेरा 1:2:1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल टी वाला एक है, स्मॉल टी एंड डबल टी वाले दो हैं, एक स्मॉल टी वाला है। और जो मेरा फिनोटिपिकल रेशो बनेगा, यानी कि जो हमारे को फिजिकली शो होगा, इट विल बी 3:1। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि इनके पास में तो एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, इसके पास में दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो ये तीनों के तीनों तो टॉल ही दिखेंगे बाहर से। लेकिन ये जो मेरा रिसेसिव वाला है इसके पास में तो दोनों ही रिसेसिव हैं, तो ये तो मेरा ड्वार्फ ही दिखेगा बाहर से। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो काम करता है कि जब आपकी कॉन्ट्रास्टिंग एलिलीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डोमिनेंट एलिली है वो ही विजिबल होगी। क्यों विजिबल होगी वो? क्योंकि जो डोमिनेंट एलिली है वो मेरा प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है फंक्शनल क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन या एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो मेरा डोमिनेंट वाला एलिली है वो फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और जो रिसेसिव वाली एलीली होती है वो फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करती, या उसको अगर प्रोड्यूस करती भी है तो बहुत लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वो खुद को शो नहीं करवा पाती। ठीक है, वो इनएक्टिव नहीं होती लेकिन वो खुद को शो नहीं करवा पाती। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो लॉ है ये हमें ये बोलता है कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जो दो एलीलीज हमारी प्रेजेंट है, यानी कि जो दो जीन्स हमारे प्रेजेंट है वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो हर एक गैमीट जो है वो अपनी एक अलग एलीली जो है उसको कैरी करता है। ठीक है, यानी कि
जब हमारा गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट्स क्या होते हैं, जो आपके ओवम होता है यानी कि जो एग होता है, और जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे गैमीट्स होते हैं। ठीक, हमें पता है कि जो गैमीट्स के हमारे सेल होते हैं उसमें सिर्फ हमारा n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जब सेग्रीगेशन हो रहा होता है, जब आपका इसका डिवीजन हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये हट जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, हेप्लॉइड नंबर हो जाता है आपका डिप्लॉइड की जगह पे। ठीक, तो अब ये वाला जो लॉ है ये इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। ये क्या बोलता है कि भाई जैसे मान लो अगर किसी पेरेंट के पास में आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्रेजेंट था, तो जब इससे इसके दो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसके दो गैमीट्स में एक गैमीट में तो कैपिटल टी आ जाएगा और एक गैमीट में स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो दो स्पर्म्स इसमें से बनेंगे, एक स्पर्म में आपका कैपिटल टी प्रेजेंट होगा और एक में आपका स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब आपका कैपिटल टी प्रेजेंट है, अगर ये कैपिटल टी वाला आपको क्रॉस कर रहा है, और सेम चीज़ अगर आपकी मदर भी है, एक मदर के पास भी एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो इनके पास पे भी जो दो ओवम प्रोड्यूस होंगे, एक में कैपिटल टी होगा और एक में स्मॉल टी होगा। तो जो हम ये पुटनिक आपका स्क्वायर बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को आपका दर्शाता है कि एक आपका कैपिटल टी है, यानी कि एक गैमीट तो कैपिटल टी चला गया और एक गैमीट में स्मॉल टी चला गया। तो ये जो हम यहाँ पे क्रॉस आपका बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, कि यहाँ पे ये कैपिटल टी है, तो अगर ये इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो डबल टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को मिमिक कर रहे हैं। हम यहाँ पे यही जो हम गैमीट्स का फ्यूजन कर रहे हैं, हम वही गैमीट्स के फ्यूजन को आपका मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को मिमिक करके हम यहाँ पर शो कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो भी हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई जो एलीलीज है आपकी, वो बॉडी के सेल्स में एक साथ रहती हैं, लेकिन म्योसिस के टाइम पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अलग अलग हो गई। ये चीज़ हम लोगों ने आपका म्योसिस में एंड माइटोसिस में बहुत डीपली डिस्कस करी है। मैं उसका लिंक यहाँ पे भी डाल दूँगी, नीचे कमेंट में भी छोड़ दूँगी, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जब आपका मियोसिस होता है तो उस समय पे आपकी जो एलीलीज होती हैं, यानी कि जो आपके जीन्स होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलर वे में जो हर एक गैमीट है हमारा, वो एक ही एलीली कैरी करता है, या तो वो आपकी टॉल वाली करेगा या वो आपकी ड्वार्फ वाली करेगा, और अगर आपके पास में दोनों ही टॉल वाली हैं तो दोनों में ही आपकी टॉल वाली ही जाएगी, तब आपकी उसमें स्मॉल वाली या फिर आपकी जो ड्वार्फ वाली है वो जाएगी ही नहीं, ठीक है। देन आपका क्या होता है कि अगर अगर कोई रिसेसिव ट्रेट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो F2 जनरेशन में दिखेगी, ना कि F1 जनरेशन में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि पेरेंटल जनरेशन में जो मदर थी उनके पास में ड्वार्फ वाले जीन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे हुए, जो उनकी F1 जनरेशन हुई, वहाँ पे सारे बच्चे टॉल हुए, उनमें ये आपका जो डॉफिज्म था वो शो ही नहीं हुआ। लेकिन जब ये F1 जनरेशन के बच्चे आगे जाके दोबारा क्रॉस करे, जब इन्होंने दोबारा से क्या बोलते हैं, इनके में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो उस समय इनकी जो F2 जनरेशन थी, मतलब कि इनके बाद की जो जनरेशन थी, उस वाली जनरेशन में ये जो डॉफिज्म था ये शो हो गया, ठीक है। तो जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि क्योंकि बॉडी में जो हमारे एलीलीज हैं, जब वो अलग अलग हो जाती हैं, वो हर एक गैमीट में आपकी अलग अलग जाती है, तो इसी की वजह से अगर कोई रिसेसिव ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो रीअपियर हो जाती है हमारी F2 जनरेशन में, यानी कि जो नाती पोतों वाली जनरेशन होती है, उस वाली जनरेशन में वो आपकी शो कर सकती है, ठीक है। ठीक, तो इसमें हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा अब पुटनिक स्क्वायर को आ जाते हैं, जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन है, ये सॉरी F1 जनरेशन है ये, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या है, ये हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही ट्रेट को हम क्रॉस करा के देख रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेट्स को क्रॉस करा कर नहीं देख रहे, हम सिर्फ एक ही ट्रेट्स को क्रॉस करा कर देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले मेरा हेट्रोजाइगस टॉल है, यहाँ पे भी मेरा हेट्रोजाइगस टॉल है, क्योंकि ये मेरी F1 जनरेशन है, जो कि मेरे हेट्रोजाइगस जो मेरे होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ से बनी है, उनकी ये F1 जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो टॉल वाला है इसके पास में भी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी है,
ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो ये हेट्रोजाइगस है इसके पास भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एज पर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेरे एक ओवम में तो कैपिटल टी गया और दूसरे ओवम में स्मॉल टी गया। सिमिलर वे में एक स्पर्म में कैपिटल टी गया एंड एक स्पर्म में मेरा स्मॉल टी गया, ठीक है। तो अब अगर ये कैपिटल टी वाला स्पर्म जो है वो अगर मेरे कैपिटल टी वाले ओवम से यानी एग से फ्यूज़ होता है, इनके फ्यूज़न से जो बच्चा बनेगा उस बच्चे में आपका होमोजाइगस टॉल होगा, यानी कि वो आपका प्योर टॉल होगा, उसमें कोई भी रिसेसिव जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। देन क्या होता है आपका कि अगर जो ये कैपिटल टी वाला एग था मेरा ओवम था वो स्मॉल टी वाले स्पर्म से फ्यूज़ कर गया तो भी टॉल बनेगा, लेकिन वो आपका हेट्रोजाइगस टॉल होगा, यानी कि उसमें एक रिसेसिव टी जो है वो प्रेजेंट होगा, एक उसमें रिसेसिव ट्रेट होगी और एक उसमें मेरी डोमिनेंट ट्रेट होगी, ठीक है। सिमिलर वे से अगर जो मेरा स्मॉल टी वाला ओवम है वो फ्यूज़ कर गया मेरे कैपिटल टी वाले स्पर्म के साथ में, तो भी मेरा हेट्रोजाइगस टॉल ही बनेगा, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर मेरा स्मॉल टी वाला ओवम जो था वो स्मॉल टी वाले स्पर्म से ही जाके फ्यूज़ कर गया, अगर ये स्मॉल टी वाले ओवम से ही जाके फ्यूज़ कर गया जो मेरा स्मॉल टी वाला स्पर्म था, तो मेरा जो बच्चा बनेगा वो बनेगा आपका होमोजाइगस डुआफ, यानी कि उसके पास दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स वाले प्रेजेंट होंगे। इसीलिए हमने बोला था कि F2 जनरेशन में जो अगर मतलब किसी के दादी या किसी के दादा पे कोई ट्रेट प्रेजेंट थी और वो ट्रेट उनके में रिसेसिव वाली थी, तो वो माँ बाप पे नहीं आती, वो उसके बाद जो नाती पोते होते हैं या जो आपकी ग्रैंड चिल्ड्रंस वाली जो जनरेशन होती है F2 जनरेशन जो होती है वहाँ पर वो शो कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे भी हमारा फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो हम देखते हैं, ठीक है। हम फिनोटिपिक रेशो के बारे में बात कर चुके हैं कि जो हमें आँखों से दिख रहा है, जो हमें फिजिकली शो हो रहा है, तो वो हमारा फिनोटिपिक रेशो होता है। एंड जीनोटिपिक रेशो होता है जीन लेवल पे कि मतलब आपकी होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, और होमोजाइगस में भी आपका रिसेसिव वाला है या डोमिनेंट वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशोज़ जो हैं ये बनते हैं, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक एग्जांपल ये और है मेरे पास में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने ये बात करी कि भाई अगर येलो सीड को हमने ग्रीन सीड से क्रॉस कराया था, ठीक है, तो येलो सीड यहाँ पे मेरा डोमिनेंट वाला है एंड जो ग्रीन सीड है ये मेरा रिसेसिव ट्रेट वाला है। तो F1 जनरेशन में यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें तो सारे के सारे ही येलो आएंगे, लेकिन एक जो ये मेरा रिसेसिव वाला है ये F2 जनरेशन में जाकर शो कर जाएगा इन सम केसेस। 3:1 जो हम लोगों ने हमारा फिनोटिपिक रेशो देखा था कि भाई फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 ही होता है F2 जनरेशन का, तो यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशो जो है हमारा वो 3:1 ही रहेगा, ठीक है। हर क्रोमोसोम जो है उसके पास एक ही एलीली जाएगी हमारी, आइदर उसके पास डोमिनेंट वाली जाएगी या उसके पास रिसेसिव वाली जाएगी, और अगर डोमिनेंट ही प्रेजेंट है तो दोनों में आपकी डोमिनेंट वाली ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये चीज़ बताता है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो दो ट्रेड्स हैं वो हम साथ में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या वो हमेशा साथ में ही रहती हैं या वो इंडिपेंडेंटली आगे असॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली आगे आपकी रैंडम ओरिएंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेरा यही बोलता है कि जो जीन्स में डिफरेंट ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई राउंड एंड रिंकल वाला सीड था और उसको क्रॉस कराया गया आगे तो वो राउंड एंड रिंकल ही साथ में रहेगा, वो आपका सॉरी येलो और रिंकल ही साथ में आपका रहेगा, आपका वो ग्रीन एंड रिंकल भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो आपका राउंड और येलो भी हो सकता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात करा था
कि जो हमने यहाँ सेग्रीगेशन वाले लॉ में हम बात कर रहे थे कि डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जीन मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मेरे सारे जीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी कोई ट्रेट साथ में किसी जगह पे शो हो रही है या पेरेंट में कोई जो ट्रेट्स हैं वो साथ में शो हुई थी, तो उनके बच्चों में भी वो ट्रेट्स सेम ही तरह से शो होगा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऐसा हो सकता है कि किसी एक ट्रेट का इनहेरिटेंस हुआ लेकिन दूसरी वाली में कुछ और इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है, उसमें कुछ और आपका इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि क्रॉस आपका डिफरेंट बन जाता है, मतलब कि हर क्रोमोसोम जो है आपका वो अपनी इंडिपेंडेंट जीन, वो अपने अलग जीन्स को लेके चलता है, उस जीन्स में उसका कोई मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट होता है हमारा, इसकी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारा काम करता है। और इसकी वजह से ही क्या होता है कि जैसे जो आपके जो भाई बहन होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो सिमिलर दिखते हैं लेकिन सेम नहीं दिखते। तो इसी की वजह से आपको जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी आता है, वरना तो सारे के सारे लोग बिल्कुल सेम ही दिखते, ठीक है। लेकिन आपको जो जेनेटिक वेरिएशन है वो आपका इसी वजह से आता है क्योंकि जब ये क्रॉस ओवर हो रहा है, जब जो पेरेंट्स के आपके गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, तो अलग अलग टाइप से आपके फ्यूज़ हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अलग अलग क्रोमोसोम्स जो हैं, अलग अलग आपके ट्रेट के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस जो हैं हमारी वो आती हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा आपका पुनेट स्क्वायर की वजह के साथ में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा है। क्यों करा डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि हम यहाँ पे दो ट्रेड्स को लेके बात कर रहे हैं कि अगर वो दो ट्रेड्स हमारी एक जगह पे पेरेंट में साथ में है तो क्या बच्चों में भी वो ट्रेड्स आपकी साथ में ही रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लिए हैं अपने राउंड एंड रिंकल, हमने एक ट्रेड हमने लिए राउंड एंड रिंकल और दूसरी ट्रेड हमने ली है येलो एंड ग्रीन, ठीक है। हमें ये पता है कि जो हमारा पी प्लांट है उसमें जो आर है हमारा राउंड जो है ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, एंड रिंकल जो है स्मॉल आर ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है। सिमिलर वे में जो कैपिटल वाई है मेरा येलो, ये मेरा है डोमिनेंट ट्रेट कलर के फॉर्म में, एंड जो स्मॉल वाई है मेरा विच इज़ ग्रीन वो है मेरा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो जो रिसेसिव होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा कि हमारे को बाहर से दिख रहा था जो राउंड एंड येलो, ठीक है, लेकिन ये भी मेरी F1 जनरेशन का था। तो इसमें क्या हुआ कि इसके जीनोटाइप में एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था, ठीक है, और एक इसमें कैपिटल वाई था और एक इसमें स्मॉल वाई था, ठीक है। यानी कि ये एक मिक्सचर था हमारा, ये मेरा हेट्रोजाइगस था, ठीक है। इसमें क्योंकि ये एक मिक्सचर था, इसमें डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, रिसेसिव भी प्रेजेंट है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है, ठीक। तो अब जब हमने इन्हें क्रॉस करवाया, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे गैमीट्स बनेंगे वो इसके कॉम्बिनेशन में मेरे 4 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। पहले तो मेरे गैमीट में ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल वाई एक साथ आ सकते हैं, डन, ये हमने डाल दिया। देन ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ में आ सकता है, ये भी डाल दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गैमीट्स हैं ये एक एक क्रोमोसोम उठाएंगे ना, जो हमने यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि जो हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो मेरे ओवम का और मेरे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ही एलीली लेके रखते हैं और उनकी डिफरेंट एलीलीज होती है, यानी कि जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं वो मेरे डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। जो मेरे यहाँ पे ट्रेड्स आ रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे मेरे गैमीट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, गैमीट्स में मेरे जो जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक ही होता है। तो अगर इसके पास में राउंड के ये 2 हैं और रिंकल के ये 2 हैं, ठीक है, मतलब इसमें राउंड का एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन इसने राउंड ही शो करा है खुद को, ठीक है। तो अगर मेरे पास शेप की ये 2 एलिलीज हैं या शेप की ये 2 जीन्स हैं और कलर की ये 2 जीन्स हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि जब मेरा एक स्पर्म बना तो उसमें एक ही कैपिटल आर चला गया मेरे शेप के लिए, एंड कलर के लिए कैपिटल वाला वाई चला गया,
ठीक है। देन सेम ऐसा भी हो सकता है कि शेप के लिए मेरा कैपिटल आर चला गया एंड कलर के लिए स्मॉल वाई चला गया। सिमिलर वे में स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है, ये इस तरह से मेरे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड सेम ही वे से जो मेरे फीमेल वाले गैमीट्स हैं यानी कि जो मेरे ओवम है उनका फॉर्मेशन भी सेम ही तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्योंकि दो ट्रेड्स को देख रहे हैं साथ में, इसलिए हमारे जो पुनीट स्क्वायर है यहाँ पे 2 की जगह पे हमने 4 बनाए हैं, ठीक है। इस 2 की जगह पे यहाँ पे 4 हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो ट्रेड्स को एक साथ देख रहे हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मेरा कैपिटल आर वाई एंड कैपिटल आर वाई वाला स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज़ करेगा, तो जो इसमें से मेरा प्लांट बनेगा वो मेरा प्योर वाला होगा, यानी कि ये मेरा होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो, ठीक है। देन अगर ये जो कैपिटल आर वाई है ये मेरा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई से करेगा, तो ये भी मेरा होमो प्लस हेट्रोजाइगस का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसमें राउंड के तो होमोजाइगस प्रेजेंट है लेकिन इसमें जो येलो है उसका हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है, यानी कि एक उसमें डोमिनेंट है एंड एक इसमें मेरा रिसेसिव प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर ये आपका स्मॉल आर वाई एंड आपका कैपिटल आर वाई साथ में फ्यूज़ कर रहा है, तो एक जो मेरा बनेगा यहाँ पे मेरे पास जो डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है और रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है वो मेरे राउंड में होगी, यानी कि मेरी शेप में होगी, लेकिन जो कलर है मेरा वो मेरा प्योरली वाई वाई ही होगा, यानी प्योरली येलो होगा, ठीक है। तो जब हम इन सब को क्रॉस कराते हैं, इन सबको आपस में हम क्रॉस करा रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमारे को ये पता चलता है कि यहाँ में से हमें एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या होगा मेरा, ये मेरा राउंड एंड येलो होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आर एंड वाई लिखती हूँ, ठीक है। देन ये वाला भी मेरा राउंड एंड येलो होगा, ये वाला भी मेरा राउंड एंड येलो होगा, ये वाला भी मेरा राउंड एंड येलो होगा, क्योंकि यहाँ पे सब में मेरे डोमिनेंट में आर प्रेजेंट है एंड वाई प्रेजेंट है, ठीक है। देन जो ये वाला है ये भी मेरा राउंड एंड येलो होगा, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट में आर एंड वाई प्रेजेंट है। ये मेरा राउंड एंड ग्रीन प्रेजेंट होगा। क्यों होगा ग्रीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिर्फ रिसेसिव वाली ट्रेट प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मेरे सिर्फ स्मॉल वाई प्रेजेंट है, यानी कि ग्रीन प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसके बाद में जो ये आर एन ये वाला जो है मेरा आर वाई, ये भी मेरा राउंड एंड येलो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, ठीक है। देन जो ये है ये भी ये मेरा राउंड एंड ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा रिसेसिव वाला वाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आपका राउंड एंड येलो होगा, ये भी आपका राउंड एंड येलो होगा। अब ये वाला मेरा रिंकली एंड येलो होगा। रिंकली एंड येलो क्यों होगा, क्योंकि इसके पास में जो रिसेसिव वाला प्रेजेंट है वो इसकी शेप के लिए प्रेजेंट है, रिसेसिव रिंकल, तो स्मॉल आर ही प्रेजेंट है। सिमिलर वे में ये भी मेरा रिंकली एंड येलो होगा, क्योंकि इसके पास में जो शेप है उसके लिए तो रिसेसिव प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट वाला है वो इसके कलर के लिए आ गया है, ठीक है। एक आया है लेकिन आ गया है, ठीक। सिमिलर वे में ये भी आपका राउंड एंड येलो है, ये आपका राउंड एंड ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो रिसेसिव प्रेजेंट है वो मेरे कलर के लिए रिसेसिव प्रेजेंट है। और ये मेरा रिंकली एंड येलो होगा सिमिलर वे में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैपिटल वाई प्रेजेंट है विच इज़ फॉर द कलर, ठीक। एंड यहाँ पे ये जो है ये मेरा प्योर यानी कि मेरा होमोजाइगस वो होगा, राउंड एंड ग्रीन होगा, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों जो हैं वो रिसेसिव वाले ही प्रेजेंट है, तो ये मेरा रिंकली एंड ग्रीन होगा। तो अगर हम इसके फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9:1 2 3 1 2 3 ठीक है। तो ये इसका फिनोटिपिक रेशो होगा जो हमारे को आँखों से दिख रहा है, ठीक है। ये हमने इसका डिस्कस मतलब ये इस टाइप से हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही हमें बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा राउंड एंड येलो साथ में था तो जब हम उनको क्रॉस कराएंगे, पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे, तो वो आगे भी राउंड एंड येलो ही रहेंगे। वो मेरे राउंड एंड ग्रीन भी हो सकते हैं, वो मेरे रिंकली एंड येलो भी हो सकते हैं, ठीक है। चेंजेस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें यही समझाता है, ठीक है।
तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारी एल्गो ये बताती है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन ना तो वो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना ही हमारी वीडियो लाइक करते हैं। तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड नीचे कमेंट कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस और लेके आते रहें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड स्टे हैप्पी।